हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 दैट इज सॉलिड स्टेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़कर आते हैं। साइंस का फर्स्ट चैप्टर था मैटर इन आवर सराउंडिंग, और वहाँ पर मैटर की 3 फिजिकल स्टेट आप लोगों ने पढ़ी होगी, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस को आप लोगों ने डिफरेंशिएशन फॉर्म में पढ़ा होगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक छोटा सा आप लोगों ने टेबल बनाई होगी और उसमें आप लोगों ने इनके प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करके पढ़ा होगा। आज यहाँ हम लोग इस चैप्टर में केवल सॉलिड स्टेट को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इस चैप्टर की जब हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं तो सॉलिड स्टेट की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, केवल उनको मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ। तो देखिए, सॉलिड स्टेट की अगर मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ, सॉलिड की अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो हम लोग सबसे पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं कि सॉलिड इज, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सॉलिड इज वेरी हार्ड। सॉलिड कैसे हैं? बहुत हार्ड हैं। बहुत हार्ड हैं इसका मतलब आप लोग पढ़े, 9th क्लास में पढ़े बहुत अच्छे से, कि पार्टिकल्स आर सो क्लोजली पैक्ड, वो इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, और जो चीज़ कंप्रेस नहीं हो सकती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हार्ड है। तो सॉलिड्स आर वेरी हार्ड। दूसरा, दे हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। भाई नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है तभी तो हमने उसको हार्ड बोला है यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जब वो हार्ड हैं वी कैन नॉट कंप्रेस देम, दैट मीन्स दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट आप लोग जानते होंगे, वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। उनकी डेफिनिट शेप है, डेफिनिट वॉल्यूम है। ये उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पॉइंट आउट की हैं। अगर आप लोगों को यही प्रॉपर्टीज और डिटेल में पढ़नी है तो आप इसी चैनल पर मैंने क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ इस चैप्टर में पूरा टोटल सॉलिड को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, और वी कैन से सिंपल टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि सॉलिड्स, इन सॉलिड्स पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स मतलब सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग एक आयरन रॉड की बात करते हैं, तो ये जो आयरन रॉड है अल्टीमेटली किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से। हमने पढ़ा है मैटर इन आवर सराउंडिंग वाले चैप्टर में, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। तो लाइकवाइज दिस आयरन रॉड इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ एटम, ठीक है। और एटम्स आर सो क्लोजली पैक्ड, दे हैव मिनिमम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और वी कैन से दे हैव मिनिमम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। बहुत क्लोजली पैक्ड हैं एक दूसरे के, तभी हमने उसको हार्ड बोला है, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहां पर आप लोग कि सॉलिड्स के हमने 2 टाइप किए हैं यहां पर, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है एमॉर्फस सॉलिड। अब एक चीज देखिए, क्रिस्टलाइन, अभी मैं थोड़ा सा जनरल वे में बता रहा हूं, फिर हम लोग अच्छे से थ्योरी में पढ़ेंगे इसको। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड दैट मीन्स जो बाहर से तो सॉलिड है ही, दिखने में तो सॉलिड है ही, वो अंदर से भी सॉलिड है। अब ये अंदर वाली बात क्या है मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड, जो केवल दिखने में सॉलिड है लेकिन अंदर से उसकी जो नेचर है वो सॉलिड वाली नहीं है। अब आते हैं हम लोग, देखिए हम लोग जानते हैं कि सॉलिड इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ एटम्स, मतलब पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स एक डेफिनिट अरेंजमेंट में जुड़े रहते हैं, डेफिनिट और रेगुलर अरेंजमेंट में पार्टिकल जुड़े रहते हैं। लेकिन इन एमॉर्फस सॉलिड पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड तो हैं लेकिन वो डेफिनिट और रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं है।
और क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं पास पास भी हैं और एक डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट में जुड़े हुए भी हैं, इसीलिए हार्ड तो होंगे ही, साथ में बाकी की जो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक है उनको भी एक्सप्लेन करेंगे, उनको भी एग्जिबिट करेंगे। तो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे आयरन रॉड है, आयरन रॉड के अंदर के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं और डेफिनेट और रेगुलर वे में अरेंज्ड हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे हम लोग ट्रू सॉलिड। क्या बोलेंगे? ट्रू सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे ग्लास, ग्लास मतलब कांच, वही जो हम लोग विंडो ग्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो विंडो ग्लास है दिखने में सॉलिड लग रहा है हमको, लेकिन जब हम लोग इसकी एक्सरे एनालिसिस करते हैं तो हमको ये पता चला कि इसके पार्टिकल क्लोजली हैं, नो डाउट, बट दे डू नॉट हैव ए डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट। जहां पर पार्टिकल्स का डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट होता है वहां पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, वहां पर जो सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक हैं वो ज़्यादा अच्छे से एग्जिबिट होती हैं। अब ऐसे थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि हम लोग एक दीवार बनाते हैं और उस दीवार में हम छोटी छोटी ब्रिक जो है वो लगाते हैं, और ऑलमोस्ट सभी ब्रिक जो ईंटें हैं उन सबका साइज कैसा होता है? सेम होता है। मान लीजिए हम कोई ऐसी दीवार बना दें कि उसमें एक ईंट कोई किसी साइज की, दूसरी ईंट किसी साइज की, तीसरी ईंट किसी साइज की, तो वो जो दीवार बनेगी वो इतनी मजबूत नहीं बनेगी। तो लाइकवाइज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ज़्यादा हार्ड हैं और वो ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ टाइप्स ऑफ सॉलिड में देखिए दो टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड इज एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों में हमको कंपैरिजन करना है और वीकेंड से हमको डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे और उस टेबुलर फॉर्म में इन दोनों के डिफरेंस पढ़ते हैं। तो देखिए मैं कुछ ऐसे यहाँ पे बना लेता हूँ। देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यहां लिखता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यहां लिखता हूं एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। और यहां पर हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में इसको पढ़ते हैं, पूछे जाते हैं बोर्ड में, क्वेश्चंस आते हैं इस पर। तो देखिए प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटरनल अरेंजमेंट की, इंटरनल अरेंजमेंट। अब वो इंटरनल अरेंजमेंट कैसा है देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको अभी, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट एंड थ्रू आउट द क्रिस्टल। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रहा है, देखिए ये जो क्रिस्टलाइन टर्म है वो एक्चुअली में क्रिस्टल से निकला है। अब ये क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल का मतलब ही होता है डेफिनेट शेप। क्रिस्टल को अगर हम लोग इंग्लिश मीनिंग पता करें दैट मीन्स इट इज हैविंग ए डेफिनेट शेप। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे हैव डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट, डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल। अभी मैं इसको क्लियर करता हूं, थ्रू आउट द क्रिस्टल। इसका मतलब क्या है मैं अभी क्लियर करता हूं। देखिए हम लोग जो आयरन रॉड की बात कर रहे थे, आयरन रॉड, उसमें आयरन के जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं और एक डेफिनेट और रेगुलर वे में अरेंज्ड हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एटम्स है उन एटम्स के एक सेट को कंसीडर किया जाता है। मतलब मान लीजिए कि एटम्स तो बहुत छोटा है, हम लोग एटम के कुछ नंबर ऑफ एटम्स को एक यूनिट बना देते हैं। ऐसे समझिए कि हमारे पास एक दीवार है और दीवार किससे मिलकर बनी हुई है? ईंटों से मिलकर बनी हुई है। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अल्टीमेटली ईंट भी किससे मिलकर बनी हुई है? एटम से मिलकर बनी हुई है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट किसको मान लेते हैं? ब्रिक्स को मान लेते हैं। ऐसे ही जो आयरन रॉड है वो अल्टीमेटली बनी तो एटम से है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एटम्स के सेट को एक यूनिट सेल का नाम दे देते हैं और हम लोग इन यूनिट सेल को डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है देखो
कि कई सारी यूनिट मिलकर, जैसे कई सारी ईंट मिलकर एक दीवार बना देती हैं, ऐसे ही कई सारी यूनिट मिलकर एक क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन करती हैं, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे जो आयरन रॉड है उसमें कई सारी आयरन की यूनिट सेल प्रेजेंट होंगी, और यूनिट सेल किससे मिलकर बनी हुई हैं? आयरन के एटम से मिलकर बनी हुई हैं। तो डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। दैट मीन्स दे डू नॉट हैव definite and regular arrangement, definite and regular arrangement इनका नहीं है। अब देखिए मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूं, इसी चीज को समझिए। मान लीजिए ये किसी सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, कुछ इस तरह से, इस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इस तरह से देखिए कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो इंटरनल पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो मैंने ऐसे बनाया है। देखिए यहाँ पर लार्ज साइज, लार्ज साइज, लार्ज साइज, फिर स्मॉल स्मॉल स्मॉल, फिर लार्ज लार्ज लार्ज, फिर स्मॉल। ऐसे समझ लीजिए एक रो जो है वो पूरी लार्ज पार्टिकल की है और दूसरी जो रो है वो स्मॉल पार्टिकल्स की। यही अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल मिलेगा उसको। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि इट इज हैविंग लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एक नया टर्म आ गया आपके पास, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर है इसका। ऐसे अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर पार्टिकल्स का डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। कुछ ऐसा होगा, लार्ज पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, देन लार्ज पार्टिकल, स्मॉल स्मॉल, फिर लार्ज लार्ज, मतलब कोई भी डेफिनेट अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है। कहीं भी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। इस तरह का कुछ अरेंजमेंट इसका है। तो यहाँ पर थ्रू आउट द क्रिस्टल जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट नहीं है। थोड़ी देर के लिए वो अरेंजमेंट डेफिनेट हो सकता है। जैसे मान लो कि देखिए लार्ज स्मॉल लार्ज, लेकिन फिर क्या आना चाहिए था? स्मॉल, लेकिन क्या आ रहा है? लार्ज आ रहा है। मतलब अगर अरेंजमेंट डेफिनेट होगा भी तो स्मॉल स्मॉल डिस्टेंस के लिए होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा? अच्छा, ये जो है मैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर यहाँ लिखता हूँ कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक, और एमोर्फस सॉलिड्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, अब आइए सेकेंड पॉइंट, दैट इज क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है तोड़ना। क्लीवेज का मतलब है तोड़ना या काटना। अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं विथ शार्प एज टूल, किसी नुकीले हथियार से अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करते हैं तो हमको एक जो सरफेस जो मिलती है उस सॉलिड को काटने के बाद वो रेगुलर मिलती है, स्मूथ मिलती है। जैसे आप लोग किसी लोहे की रॉड को काटें तो जो नई जो सरफेस निकल कर आएगी वो एकदम रेगुलर होगी और स्मूथ होगी, साइनी तो होगी। तो अगर हम क्लीवेज करते हैं तो ये एक डेफिनेट प्लेन में कटते हैं। डेफिनेट प्लेन का मतलब वही है। तो दे कट इन क्लीवेज इन ए डेफिनेट प्लेन। इसका मतलब क्या है? रेगुलर सरफेस। हमको कट होने के बाद कैसी सरफेस मिलेगी? उसकी रेगुलर सरफेस मिलेगी। वहीं पर एमोर्फस सॉलिड की अगर हम लोग बात करें, इफ वी कट एमोर्फस सॉलिड विद ए शार्प एज टूल देन इट विल नॉट क्लीव इनटू ए डेफिनेट प्लेन, दे विल गिव इर्रेगुलर सरफेस। ये इर्रेगुलर सरफेस में क्या होंगे? कट होंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट यहीं पर लिख देता हूं, और इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। भाई सॉलिड है तो डेफिनेटली क्या होंगे? इनके मेल्टिंग पॉइंट होंगे। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनके डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके पास है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब क्या है कि 799 डिग्री सेल्सियस तक वो सॉलिड रहेगा, और जैसे ही वो 800 को टच करेगा देन सडनली द सॉलिड बार विल कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि एक डेफिनेट पॉइंट पर इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो मैं यहां लिख देता हूं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बट इन केस ऑफ एमोर्फस सॉलिड दे हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे ग्लास आपके पास है, ग्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस एमोर्फस टाइप ऑफ सॉलिड।
तो ग्लास का अगर हम लोग मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं तो इट स्टार्ट मेल्टिंग फॉर एग्जांपल 400 डिग्री सेल्सियस एंड कंप्लीट इट्स मेल्टिंग अप टू 500 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रही है, यहाँ पर हमको मिल रही है रेंज। तो यहाँ पर रेंज मेल्टिंग पॉइंट किस में मिलता है, एक रेंज में मिलता है। यहाँ पर कैसा मिल रहा है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिल रहा है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की और एमोर्फस सॉलिड की, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में पार्टिकल्स अरेंज हैं डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट में, और यहाँ पर इनडेफिनिट है और इरेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये है एक्स एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस में क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्टिकल अरेंजमेंट देखता हूं तो मुझको कैसा मिल रहा है, लार्ज स्मॉल स्मॉल। अगर यही मैं वाई एक्सिस में देखता हूं तो कैसा मिल रहा है, लार्ज 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 लार्ज। दैट मीन्स एक्स एक्सिस में पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग है और वाई एक्सिस में अलग है। तो डेफिनेटली क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी दे विल गेट डिफरेंट। वो कैसी हो जाएंगी, वो डिफरेंट हो जाएंगी। ऐसे ही मान लो अगर कोई जेड एक्सिस में पूछ ले तो जेड एक्सिस में मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जेड एक्सिस है, तो आप लोग देख रहे हैं लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल लार्ज स्मॉल, इस तरह से मिलेगा हमको। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल का अरेंजमेंट थ्रू आउट द क्रिस्टल सेम है, लेकिन अलग अलग प्लेन में उनका अरेंजमेंट अलग अलग मिलता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लार्ज स्मॉल लार्ज 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 लार्ज, इस तरह से। अगर मैं मान लीजिए कोई और प्लेन ले लूँ, इस वाले प्लेन को ले लूँ, तो मुझे स्मॉल 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 सारे स्मॉल मिलेंगे, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पार्टिकल्स हैव डेफिनेट अरेंजमेंट, बट in different plane they have different arrangement also. That means they have different physical properties along different plane. इसका मतलब क्या हुआ कि एक लोहे की आपके पास रॉड है, अगर आप लोग इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पता करना चाहें तो अगर एक्स एक्सिस में पता करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग होगी और वाई एक्सिस में पता करेंगे तो उसकी वैल्यू अलग होगी। अगर आप लोग इसके थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू पता करना चाहें, थर्मल एक्सपेंशन क्या है कि हम लोग किसी रॉड को, किसी मेटल को हीट करके उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो जो थर्मल एक्सपेंशन प्रॉपर्टी है वो भी अलग अलग प्लेन में अलग अलग आएगी। लाइकवाइज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी इमर्ज होती है, दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एन आइसोट्रोपिक। अगर हम लोग एमोर्फस सॉलिड की बात करें तो एमोर्फस सॉलिड में तो पार्टिकल का अरेंजमेंट इर्रेगुलर है। यहां पर भी इर्रेगुलरिटी इर्रेगुलरिटी इर्रेगुलरिटी, इर्रेगुलरिटी इज एवरीवेयर इन एमोर्फस सॉलिड। किसी भी एक्सेस में चले जाओ, यहां पर भी इर्रेगुलरिटी मिलेगी, यहां भी मिलेगी, यहां भी मिलेगी। दैट मीन्स इर्रेगुलरिटी तो हर जगह है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू हम लोग मेजर करेंगे किसी भी प्लेन में, वो ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आएगा। दैट मीन्स एमोर्फस सॉलिड्स हैव या एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो आप लोगों को दो चीजें मिली हैं, एनाइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक। तो मैं यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी हमने लिखी है, यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टी और यहीं पर इंट्रोड्यूस कर देता हूं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, तो यहां पर क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेन। तो उस चीज को बोलते क्या है हम लोग कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, anisotropic in nature. In case of amorphous solid, physical properties are same in all plane. That means amorphous solids are isotropic in nature. ये isotropic nature के हैं। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। 1 मार्कर क्वेश्चन ये बनता है। आप लोगों को यहां पे कराता हूं, दैट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी। हम लोगों ने अभी समझ लिया है इसको, आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी, ठीक है। तो हम लोग देखिए इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिना इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज
फिजिकल प्रॉपर्टीज, और कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, थर्मल एक्सपेंशन, और भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेन ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंट प्लेन में इन फिजिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंट वैल्यू होती है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एनआइसोट्रॉपी। नेक्स्ट कम टू द आइसोट्रॉपी। तो आइसोट्रॉपी को आप लोग यहाँ से खुद डेफिनेशन बना सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द फिनोमेना इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक दिस आर सेम इन डिफरेंट प्लेन। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम in different plane of amorphous solid के डिफरेंट प्लेन में इन फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। दैट मीन्स amorphous solid are isotropic in nature and crystalline solids are anisotropic in nature। अच्छा, उस टेबल में एक छोटा सा पॉइंट और मिस हो गया था, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एमोरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एग्जाम्पल हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, वो है जितने भी मेटेलिक सॉलिड हैं। मेटेलिक सॉलिड जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, दे ऑल आर मेटल्स। तो मेटेलिक सॉलिड्स कम्स अंडर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जो ग्लास है, माइका है, माइका एक प्रकार का एक ऊर है, अभ्रक इसको हम लोग बोलते हैं, माइका है, ग्लास है, दे आर एमोरफस सॉलिड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग उस टेबल में नोट कर लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इन दिस चैप्टर, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस क्लास 12 दैट इज सॉलिड स्टेट। इसमें हम लोग केवल क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही डिटेल में पढ़ते हैं, एमोरफस सॉलिड को नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं एमोरफस सॉलिड से। वो क्वेश्चन क्या है मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एमोरफस सॉलिड से रिलेटेड है, वाई डू ग्लास ऑफ विंडो इन ओल्ड बिल्डिंग become opaque oblique translucent। इसका मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि जो विंडो के, जैसे पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें विंडो ग्लास है, तो विंडो जनरली ग्लास कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट बिकम ओपेक और इट बिकम ट्रांसलूसेंट। ये थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो उसका रीज़न क्या है ये हमको यहाँ पर बताना है। तो एक चीज़ समझ लीजिए आप लोग कि अगर किसी एमोरफस सॉलिड को कंटिन्यूअस हीट किया जाए और कूल किया जाए, मतलब क्या है कि जैसे ओल्ड बिल्डिंग, कोई पुरानी बिल्डिंग है 100, 150, 200 साल पुरानी है, तो दिन के समय तो वो हीट हो रही है और रात के समय क्या हो रही है, कूल हो रही है, और ऐसा बहुत लंबे समय तक चल रहा है। तो जो एमोरफस नेचर है ग्लास की, दैट कन्वर्ट्स इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म, दैट्स व्हाई द ग्लास बिकम ओपेक और वी कैन से ट्रांसल्यूसेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन ड्यू टू स्लो हीटिंग ड्यूरिंग डे एंड स्लो कूलिंग ड्यूरिंग नाइट, the amorphous nature of glass converts
कन्वर्ट्स इनटू क्रिस्टलाइन नेचर, कन्वर्ट्स इनटू क्रिस्टलाइन नेचर। ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, बन सकता है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनता है बड़ा अच्छा सा इसी एमोर्फस सॉलिड पर ही, कि ओल्ड बिल्डिंग्स के जो ग्लास हैं, जो विंडो ग्लास हैं, कोई भी ग्लास मान लीजिए, तो वो बॉटम पर थिक हो जाते हैं और जो वर्टेक्स है वहाँ पर थिन रहते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई डू द विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग बिकम थिक एट द बॉटम एंड बिकम थिन एट द टॉप। जैसे किसी ग्लास को हम लोग ऐसे खड़ा कर दें तो ये नीचे बॉटम पर कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और टॉप पे कैसा हो जाएगा, थिन हो जाएगा, अगर वो बहुत लंबे समय तक उसको रखा गया है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिए, ग्लास इज ए एमोर्फस सॉलिड और ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास बेसिकली ग्लास है क्या, इसमें सिलिकेट्स हैं, ठीक है। ये सिलिकेट्स को बहुत लो टेम्परेचर पर जाके कूल कर दिया जाता है, तो वो आपस में क्रॉस लिंकिंग बना लेते हैं और एक सॉलिड सी सरफेस हमको दिखाई देती है। लेकिन बेसिकली ये है एमोर्फस सॉलिड, मतलब स्यूडो सॉलिड्स हैं, दे आर नॉट ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड्स, फॉल्स सॉलिड, ठीक है। तो ये जो इनका, हम जब ग्लास को वर्टिकल ऐसे रखेंगे फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर 100 ईयर 200 ईयर, देन हम लोग जानते हैं कि ग्लास इज सुपर कूल लिक्विड एंड लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट्स वाई द विंडो ग्लास बिकम थिक एट द बॉटम एंड थिन एट द टॉप, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग जानते हैं ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। इन the solid state of matter, the particles, or we can say the atoms, are closely packed. They are at the minimum interatomic distance, or we can say they are having the strongest force of attraction among the 3 state of matter between liquid gas and between liquid state and gas state. That means कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। लेकिन आपने ऐसे सॉलिड्स भी देखे होंगे, कुछ तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जैसे आयरन की रॉड को देख लीजिए। आयरन की रॉड बहुत हार्ड है, हम लोग इसको ऐसे हाथ में लेकर उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं कि हम लोग उसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम लोग यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी कन्वीनियंटली अपनी सुविधा के लिए कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है, उस क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है वो समझिए। तो क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्राइटेरिया है, डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि उस सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का टाइप क्या है, टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एंड द सेकेंड क्राइटेरिया इज टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्स। उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को किस बाइंडिंग फोर्स के द्वारा पकड़ा गया है या उनके बीच में कौन सा बाइंडिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है। These are the 2 standards on which crystalline solids are classified into different category. So let's start this classification, and the first category is that is molecular solid, that is molecular solid। देखिए as the name suggest, आप लोग नाम से आइडिया लगा सकते हैं, molecular solid, the solid which composed of molecules। तो सबसे पहला टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए, इसमें टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। एंड द टाइप ऑफ बाइंडिंग फोर्स क्या होगा यहाँ पर, दैट इज वान डर वाल फोर्स। अब ये वान डर वाल फोर्स क्या है, आप लोग इसको 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर करके चैप्टर था, उसमें वान डर वाल फोर्स, लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, डाइपोल इंटरेक्शन, ये सब आप लोगों ने पढ़े थे, ठीक। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि वान डर वाल फोर्स दे आर अ टाइप ऑफ फिजिकल फोर्स। ये कुछ एटम्स या समझ लीजिए कि पार्टिकल के बीच में लगने वाले किसी भी फोर्स को हम लोग वान डर वाल फोर्स कहते हैं, ठीक। तो मॉलिक्यूल, दे आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड द सेकेंड वन इज दे हेल्ड टुगेदर, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वान डर वाल फोर्स, ये है। अब अगेन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर डिवाइडेड इनटू सम कैटेगरी, कुछ कैटेगरीज में और डिवाइड कर देते हैं। जैसे वी ऑल्सो नो दैट मॉलिक्यूल्स कैन बी पोलर एंड नॉन पोलर। अब ये पोलर और नॉन पोलर क्या है, बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव का सेपरेशन है दैट मीन्स इट इज पोलर। ऐसे समझ लीजिए
अर्थ के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ऐसे ही अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हैं, सेपरेट हैं, डिस्टिंग्विश्ड हैं, वी कैन से दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। और किसी मॉलिक्यूल में नहीं है तो हम उसको क्या बोल देंगे, नॉन पोलर। या आप लोगों ने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वहां पढ़ा था डाइपोल मूवमेंट। द मॉलिक्यूल विच इज हैविंग जीरो डाइपोल मूवमेंट दैट मीन्स दे आर नॉन पोलर, and a molecule which is having some dipole moment they are polar molecule or we can say polar compound। ठीक है, तो देखिए on the basis of type of molecule हम लोग मॉलिकुलर सॉलिड को अगेन क्लासीफाई कर लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं 1.A दैट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक, as the name suggests the molecules are polar in nature, that means they have separate positive charge and negative charge। अच्छा, जब ये पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वी ऑल्सो नो दैट पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, वंडरवाल फोर्स तो है ही, लेकिन उसी वंडरवाल फोर्स को क्या बोल देंगे हम लोग, पोलर इंट्रैक्शन, और वी कैन से डाइपोल इंट्रैक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है फॉर एग्जाम्पल HCl और दूसरा मॉलिक्यूल भी है HCl। तो ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज पोलर। हमको कैसे पता चला, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव। अभी मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव है। तो देखिए दिस नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस पॉजिटिव चार्ज। तो दिस डाइपोल मूवमेंट एंड दिस डाइपोल मूवमेंट, दिस डाइपोल मॉलिक्यूल हैविंग इंटरेक्शन, उसको क्या बोल देंगे, डाइपोल इंट्रैक्शन, डाइपोल इंट्रैक्शन, और सिंपली वी कैन से पोलर इंट्रैक्शन। ठीक, इस तरह का एग्जाम्पल क्या बन गया, जैसे HCl मॉलिक्यूल के बीच में है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं B टाइप 1.B, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एज द नेम सजेस्ट द मॉलिक्यूल्स किस टाइप के होंगे, मॉलिक्यूल कैसे होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और उनके बीच में कैसा फोर्स काम करेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में नॉन पोलर इंट्रैक्शन, और उसी नॉन पोलर इंट्रैक्शन को बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स। और इसी डिस्पर्जन फोर्स का एक और नाम है दैट इज लंडन फोर्स। अब ये लंडन फोर्स क्यों बोला गया, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे फ्रिट्ज लंडन, उन्होंने इसको देखा, इसके बारे में बात की, तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं को सम्मान देते हुए हम इसको बोलते हैं लंडन फोर्सेज या डिस्पर्जन फोर्सेज। ठीक, फॉर एग्जांपल क्या बन सकता है इसमें, नॉन पोलर इंट्रैक्शन का, जैसे I2 एक मॉलिक्यूल है और दूसरा भी I2 एक मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा दैट इज नॉन पोलर इंट्रैक्शन, और वी कैन से डिस्पर्जन फोर्स, और वी कैन से लंडन फोर्स। ठीक, नेक्स्ट कम टू, अच्छा एक और बनता है यहाँ पर दैट इज सॉलिड CO2 इन सॉलिड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, और मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट कम टू 1.C दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नाम से पता चल रहा है ऐसे पोलर मॉलिक्यूल, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा पोलर मॉलिक्यूल में काम करता है, ये आप लोग जानते हैं, 11th क्लास का टॉपिक है ये। और ऐसे पोलर मॉलिक्यूल में जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो या तो फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा। तो पहली बात तो ये है कि क्या होना चाहिए, पोलर मॉलिक्यूल ही है, पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर मॉलिक्यूल हैविंग फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट एटम में एक एटम क्या होना चाहिए, फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल HF, ये HF है और दूसरा HF है, तो ये पोलर है, तो ये डाइपोल, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये है वंडरवाल फोर्स, लेकिन वंडरवाल फोर्स में भी कौन सा टाइप है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड वाला टाइप है। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ऐसे एक और एग्जाम्पल बन जाता है NH3, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है दैट इज H2O, वाटर। देखिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, इसी वजह से वाटर लिक्विड फॉर्म में है,
और हम लोग ये बोल सकते हैं कि वाटर के साथ ही एक और एक कंपाउंड होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2O, और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। H2S तो गैस है लेकिन H2O लिक्विड है, बिकॉज इन वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के सब टाइप्स। ठीक, अब यहाँ से अगर मैं ओवरऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक पता करूँ तो आसानी से पता कर सकता हूँ कि इनके बीच में वान डर वाल फोर्स, और वान डर वाल फोर्स एक वीकेस्ट फोर्स है। इसका मतलब दे आर नॉट सो हार्ड, ये हार्ड नहीं होंगे, और इनके मेल्टिंग पॉइंट भी वीक होंगे। और क्या होगा, और दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? बिकॉज फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर मस्ट बी टू कंडीशन फॉलोड, वहां पे दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, आइदर वन और टू। आइदर वन क्या है, दे शुड हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दे शुड हैव आयंस, या तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या उनके पास आयंस होने चाहिए। तो आयंस तो इनमें कहीं पर नहीं है और फ्री इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर कहीं नहीं है, इसका मतलब दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं यहाँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो देखिए सबसे पहले दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, एंड सेकेंड नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और जो इनके फोर्स हैं, जो बाइंडिंग फोर्स हैं वो वीक हैं, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी कम होगी। हम इनको कैसे भी करके कंप्रेस कर सकते हैं और ये उतने हार्डर भी नहीं होंगे, दे आर नॉट सो हार्डर, ये इतने हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो ये था मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज आयनिक सॉलिड ऑफ आयंस। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आयंस, और इनके बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है वो क्या होगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और देखिए इसमें और क्या बन सकता है कि जो आयंस हैं, आयंस का साइज और आयंस के ऊपर कितना चार्ज है, इट ऑल्सो डिसाइड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट आयनिक सॉलिड। अगर आयन का साइज छोटा है तो होल्डिंग अच्छी होगी, आयन का साइज बड़ा है तो होल्डिंग अच्छी नहीं होगी। तो आयनिक सॉलिड में एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे हमारे पास है Na+Cl-, Na+ एंड दिस Cl-, इसका मैं 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट यहाँ बना रहा हूँ, Cl- दैट इज Na+, Cl- Na+। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे अल्टरनेट हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से चलता है ये। अब देखिए ये 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो ये 3 डायमेंशनल में क्या होगा, मतलब हमने ऐसे बनाया है एक्स एक्सिस में और ऐसे बनाया है, तो जेड एक्सिस में इधर की तरफ आएगा, जिसको हम लोग ड्रॉ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे Cl नेगेटिव होगा और यहाँ पर Na+ होगा। मैं इसको कंसीडर करता हूँ, इस सोडियम से देखो Cl-, यहाँ Cl-, और ये Cl- जुड़ा हुआ है, ठीक, इस वाले प्लेन में। तो इसके जो पीछे वाला प्लेन है उसमें भी तो इतने ही Cl जुड़े होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयन, और वी कैन से 1 क्लोराइड आयन, देखो एक सोडियम, दूसरा सोडियम, तीसरा सोडियम, ऐसे ही पीछे की तरफ 3 सोडियम और होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl आयनिक सॉलिड में 1 सोडियम आयन इज सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयन एंड 1 क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाई 6 सोडियम एटम। ठीक, तो ये डिपेंड करता है कि आयन का साइज क्या है और उसके ऊपर क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या है, उससे आयनिक सॉलिड की स्ट्रक्चर डिसाइड होती है। वो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। अभी के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और उसके बीच में किस प्रकार का फोर्स काम करता है। ठीक, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड की अगर मैं बात करूँ, आयनिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए तो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर
ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, इधर वी शुड द कंपाउंड हैव फ्री इलेक्ट्रॉन और द कंपाउंड हैव फ्री आयंस। तो यहाँ पर आयंस तो हैं बट दे आर नॉट फ्री। यहाँ पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, जो कि सोडियम आयन को क्लोराइड आयन को फ्री नहीं रहने देगा, वो कंप्लीटली फ्री नहीं है। और जब तक आयन फ्री मूव नहीं करेगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करेगा। दैट मीन्स आयनिक सॉलिड आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको फ्यूज्ड फॉर्म में ले आऊं, अगर मैं इन आयनिक सॉलिड को हीट कर दूं, हीट करने से क्या होगा, दीज बॉन्ड विल ब्रेक आउट, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। सोडियम आयन फ्री, क्लोराइड आयन फ्री, नाउ दे कैन फ्लो, नाउ दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट। फ्यूज स्टेट को ही क्या बोलते हैं, मोल्टन स्टेट। आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, और दे आर हार्ड, हार्ड तो होंगे ही क्योंकि स्ट्रॉन्गर फोर्स है, दे आर हार्ड। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं, लाइक NaCl, KCl, CaCl2, ZnS, ZnO, CaF2, इस तरह से एग्जाम्पल बन जाते हैं। जिन सॉलिड में आयंस पाए जाएंगे वो आयनिक सॉलिड हैं और ये हार्ड होते हैं, और दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड फॉर्म और मोल्टन फॉर्म। नाउ कम टू द थर्ड टाइप, तीसरे टाइप पर आते हैं, दैट इज कोवलेंट सॉलिड। द थर्ड टाइप इज कोवलेंट सॉलिड। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एटम्स, और एटम एटम के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है उसको हम लोग यहां बोल रहे हैं कोवलेंट फोर्स, कोवलेंट फोर्स। अब देखिए, इन कोवलेंट सॉलिड्स ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, और दीज लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैव वीक कोवलेंट फोर्स। मेरे वर्ड पर ध्यान दीजिए, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाई वीक कोवलेंट फोर्स। मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एटम की बात करें तो मैं एक कार्बन एग्जाम्पल लेता हूँ, कार्बन 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 कार्बन, कई सारे कार्बन एटम हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब आप लोग मुझे आंसर करेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बन सकता है। आप लोगों ने 10th क्लास में भी इसको पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए, एक दो कार्बन के बीच में एक वीक कोवलेंट है, फिर वीक कोवलेंट, लेकिन जब बहुत सारे वीक कोवलेंट बॉन्ड या वीक कोवलेंट फोर्स आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे हम माचिस की एक सिंगल तीली को तोड़ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी माचिस की तीली को गट्ठर बना दिया जाए और फिर उसको तोड़ा जाए तो वो क्वाइट इम्पॉसिबल होगा, क्वाइट डिफिकल्ट होगा। वही चीज़ यहाँ पर है कि एटम्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बट लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, नेटवर्क ऑफ एटम्स हैं, इसीलिए हम लोग कोवलेंट सॉलिड को क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड या पॉलीमर सॉलिड भी बोलते हैं, पॉलीमर सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड या पॉलीमर। और एक चीज याद रखेंगे, ये जो एटम्स हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स ही हों, और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे लेकिन ऐसे एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल होगा। सेम टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, सेम, और डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा होना चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड, तो देखो ये ग्रुप 14 एलिमेंट है कार्बन और इसी में आता है सिलिकॉन, तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस है। इसका मतलब दे आर ऑलमोस्ट हैविंग सिमिलर या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एक चीज़ आपको बता दूं, सिलिकॉन कार्बाइड इज द हार्डेस्ट आर्टिफिशियल सब्सटेंस, हार्डेस्ट आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, और इसका इसको बोलते तो हैं केमिकली सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, लेकिन इसका एक और नाम है दैट इज कार्बोरंडम, दैट इज नोन एज कार्बोरंडम। इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज में आता है काम में, ठीक है।
और देखिए और क्या एग्जाम्पल है, और इसके एग्जाम्पल है डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट ये तो पढ़े ही हैं आप लोगों ने, कई बार पढ़े हैं। तो देखिए अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट सॉलिड की बात करूं तो कोवलेंट सॉलिड्स आर वेरी 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 हार्ड, लाइक डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। एंड दे आर हैविंग वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हैं, बहुत हाई हैं। मैं लिख देता हूं, दे आर एक्सट्रीमली वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली वेरी हार्ड, ठीक है। सेकेंड, एक्सट्रीमली वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट एक एक्सेप्शन है, देखिए ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपने पढ़ा है लोअर क्लासेस में भी, यहां भी बता रहा हूं, ग्रेफाइट इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और एक चीज देखिए, डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, डायमंड जो है वो हीट का अच्छा कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। यहां पे लिख देता हूं मैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो ये था हमारा तीसरा टाइप। नाउ कम टू दी फोर्थ टाइप, दैट इज मेटेलिक सॉलिड। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम बट दीज एटम हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। आप लोग जानते हैं मेटल्स वो एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक मेटल की रॉड है, ठीक, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल हैं लाइक दिस, यहाँ पर एटम्स मेटल एटम्स हैं जिसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है, ये रहे। और दीज एटम्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई दे कॉल्ड मेटल, इसीलिए इनको मेटल कहा गया है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस वैकेंट स्पेस में लाइक दिस, ठीक। और मेटल के ऊपर कैसा, ये अब इस एटम के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इनको बोलते हैं कर्नल्स। मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज आ गया है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स। और ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ फ्री होंगे इसको बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे इसको, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तरह से देख लें यहाँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव कर्नल्स। कर्नल्स का मतलब होता है वैकेंट स्पेस, क्योंकि जब मेटल एटम से इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो गई है, पॉजिटिव कर्नल्स। और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सी, क्लाउड। और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, डेफिनेटली क्या होगा, आयनिक, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, मेटेलिक बॉन्ड बोल देंगे, मेटेलिक बॉन्ड। अब देखिए यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, दैट मीन्स दीज मेटेलिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर हैविंग इलेक्ट्रिसिटी, दे आर हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सेकंड, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्वाइट हाई होंगे, लो भी हो सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे मान लीजिए मरकरी है, गैलियम है, इवन दे आर एग्जिस्टिंग इन लिक्विड फॉर्म। मरकरी और गैलियम लिक्विड फॉर्म में क्यों है उसको समझिए आप लोग। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेटल कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा और इस इलेक्ट्रॉन इस मेटल कर्नल के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। तो अल्टीमेटली ये दोनों मेटल कर्नल्स पास पास आ जाएंगे, तो M पॉजिटिव और M पॉजिटिव पास पास आ जाएंगे तो यहाँ पर एक फोर्स काम करेगा, दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स, दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब होता है द फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम, एक ही आइडेंटिकल एटम्स के बीच में लगने वाले फोर्स को कोहेसिव, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो कोहेशन एंड एडहेशन, तो ये कोहेशन वाली बात है। तो अगर यहाँ पर ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा
तो मेटल मेटल के बीच में इंटरेक्शन, मेटल कर्नल्स या पॉजिटिव कर्नल्स के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, दैट्स वाई कोहेसिव फोर्स वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो कोहेसिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा, इस वजह से वो ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे क्योंकि वो पास पास आ जाएंगे। अच्छा, इस तरह की कोहेसिव फोर्स जो है वो एब्सेंट होती है, एब्सेंट इन मरकरी एंड गैलियम, दैट्स वाई दे फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। मरकरी फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एंड गैलियम आर फाउंड ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो ये थी मेटेलिक सॉलिड, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। ये हीट के भी अच्छे कंडक्टर होते हैं। आप लोगों की एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, आप लोग अब उनको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, यू हैव टू क्लासीफाई देम इनटू आयन इक्विवेलेंट, मॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, इस तरह से। तो आप लोग अब उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आता है दोबारा वॉच करिए। मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों की यूनिट्स कवर करा रहा हूँ। आप लोग कोई भी यूनिट उठाइए, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से और बहुत अच्छे से नोट्स बनवाए हैं मैंने आपको, और बार बार फोर्स किया है कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि बोर्ड में आप लोगों की राइटिंग प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।